ट्विन टावर भ्रष्टाचार की इमारत थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। हमारी सरकार का स्टैंड साफ है, भ्रष्टाचार और अपराध पर हम कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जनता को ठगने का, जनता को गुमराह करने का एक प्रयास। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी के एक्शन प्लान की। नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को कल ध्वस्त किया गया। महज 9 सेकंड में ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो गया। आज जब उस मलबे को हटाने का काम तेज हो चुका है, धमाके के बाद करीब 80,000 टन मलबा जमा हुआ और इस विशाल मलबे को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर भेजे। साथ ही अत्याधुनिक मशीनों के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं लोग भी अपने घरों को लौटने लगे हैं, जिन्हें धमाके के वक्त एहतियातन शिफ्ट किया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर बने ट्विन टावर के जमींदोज होते ही अब उन भ्रष्ट अफसरों की बारी है जिसने इन ट्विन टावर्स को खड़ा किया। ऐसे में सीएम योगी के रडार पर अब वो अधिकारी हैं जिनकी सांठगांठ से भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत खड़ी हुई। सीएम दफ्तर की तरफ से ऐसे 32 अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है जिनके करप्शन की वजह से ट्विन टावर का निर्माण हुआ। जिन 32 भ्रष्ट अफसरों का नाम इस लिस्ट में है, उसमें अथॉरिटी के पूर्व सीईओ से लेकर इंजीनियर प्लानर है। ये वो अधिकारी हैं जब ए टावर बन रहा था तब किसी न किसी पद पर नोएडा अथॉरिटी में तैनात थे। इनके संरक्षण में ही इस इमारत को 15 मंजिल से 32 मंजिल बनाने की बुनियाद रखी गई। योगी सरकार एक्शन के मूड में है और अब इन अधिकारियों पर जांच की पूरी तैयारी है। साफ है, नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी गई थी और अब उस पर कड़ा एक्शन हो रहा है। योगी सरकार ने यूपी की सत्ता में आते ही साफ किया था कि भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। अपराधियों पर लगाम लगाने की बात हो या फिर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की बात हो, योगी का मॉडल पूरे देश में फेमस हो रहा है। योगी मॉडल को देश के दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। अब योगी सरकार इन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी कर एक और मिसाल पेश करना चाहती है। भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त होते ही इस पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कि समाजवादी सरकार में भ्रष्टाचार कर ऐसी बिल्डिंगें तैयार की गई। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनकी सरकार ने जिन भ्रष्ट अफसरों को लिस्ट जारी की थी, बीजेपी ने 6 साल में कुछ किया ही नहीं, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी कार्रवाई की बात कहकर जनता को गुमराह कर रही है। टावर भ्रष्टाचार की इमारत थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, पुष्पित पल्लवित हुआ था। हमारी सरकार का स्टैंड साफ है, भ्रष्टाचार और अपराध पर हम कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे। 100% हम 100% कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय का आर्डर का सम्मान करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है और आगे भी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद उस टावर को ध्वस्त किया गया और पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं दर्ज करी, एक व्यक्ति को जेल भी नहीं भेजा जिन 24 लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जनता को ठगने का, जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है। अब आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि सुपरटेक के इन भ्रष्ट ट्विन टावर को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ और इसको गिराने में भी करीब 20 करोड़ का खर्च आया। 80,000 टन मलबे को हटाने में 3 महीने का समय लगेगा। इस दौरान अब आसपास रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, पर्यावरण को अलग नुकसान। इन सब का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वो भ्रष्ट अफसर हैं जिन्होंने नियम को ताक पर रखकर इस इमारत को बनाने की मंजूरी दी। लेकिन अब योगी सरकार कार्रवाई पर पूरा हिसाब वसूलेगी। ऐसे में आज के सवाल ये हैं कि करप्शन टावर धराशायी हुआ, करप्ट 32 की लिस्ट आई है, एक्शन में योगी सरकार है, अब भ्रष्टाचार पर बारूदी प्रहार होगा। पिछली सरकारों का पाप योगी पूरा हिसाब करेंगे क्या? और भ्रष्टाचार पर कब सियासत बंद होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई इमारत गिर गई, लेकिन जिन्होंने इमारत बनाई, जिनके रहते इमारत बनी, उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक जिनके सामने ये बिल्डिंग खड़ी हो रही थी? अरे भाई, कोई छोटी सी चीज तो है नहीं
कि रातों रात खड़ी हो गई, बन गई, किसी को पता नहीं चला। इतने दूर से दिखती थी कि आप वहां से कई किलोमीटर के रेडियस से गुजर जाइए, वो ट्विन टावर नजर आते थे। तो वो ट्विन टावर दूर से गुजरते व्यक्ति को नजर आते थे, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को, उस वक्त की यूपी सरकारों में रहे लोगों को किसी को नजर नहीं आ रहे थे। और आज योगी आदित्यनाथ सरकार जब कार्रवाई कर रही है तो भी लोग पूछ रहे हैं कि इस पर सियासत क्यों हो रही। योगी का बुलडोजर चले तो प्रश्न उठने लगता है, अब इन पर कार्रवाई हो रही है तो भी सियासत हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभ्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राजकुमार भाटी जी, जो प्रश्न लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि ये भाटी साहब कहां चले गए? अच्छा, अभी जुड़ जाएंगे। तब तक हम शलभमणि त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। त्रिपाठी जी, कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, 32 लोगों की लिस्ट आ गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपने जमाने में ही एफआईआर कर दी थी, आपने तो कुछ किया नहीं, आप उस एफआईआर पर बैठे रहे और अब आप पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कार्रवाई का। आपको भी पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ था। मैं तो ये कहता हूं, चलिए भ्रष्टाचार किया, सारी चीजें की, ये तो सबके सामने, लेकिन भ्रष्टाचार भी किया तो किस स्तर का किया, जरा इस बात को समझिए कि बीच नोएडा में जिस बिल्डिंग की इमारत की नींव 9 मंजिले के लिए तैयार की गई हो, यानी जिसकी नींव पर मैक्सिमम 9 मंजिल का टावर खड़ा हो सकता है, उसका 40 मंजिल के टावर का परमिशन देना, ये कितना बड़ा महापाप है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, आप लोगों की जान से खेल रहे हैं। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। और आज जब ये पाप सामने आया है तो बजाय इसके कि ये स्वीकार करने के हाँ ये महापाप हुआ है, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो बायर्स एसोसिएशन जब गया तो इन्होंने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में लोग गए, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों ने बायर्स को परेशान करना शुरू कर दिया। बायर्स एसोसिएशन को धमकियां दी गई, कहा गया तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। बाकायदे इस बात का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया है, और यह भी कहा है कि बाकायदे पुलिस फोर्स लगाकर रातों रात कंस्ट्रक्शन कराया जाता था। जो काम दिन में चल रहा था, जैसे ही बायर्स एसोसिएशन कोर्ट के भीतर पहुंचा, दिन रात काम होने लगा। नोएडा पुलिस घेराबंदी कर लेती थी, धमकाती थी कि मुकदमे दर्ज कर देंगे। ये महापाप नहीं है तो और क्या है कि जिस बिल्डिंग की नींव ही 9 मंजिले के लिए बनी हो, आप उस पर 40 मंजिले की बिल्डिंग आपने खड़ी करा दी। एक लगातार बिल्डिंग खड़ी होती चली गई। आपके लोग कहां थे, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और सबको पता है। आप तो नोएडा रहते हैं सुशांत जी, आप सबको पता है। आप जरा पूछिए लोगों से कि जिस जमीन का रेट 1000 रुपए वर्ग गज था, उसका 10,000 रुपए वर्ग गज किसकी जेब में जाता था? यानी सरकार के खाते में 1000 रुपए वर्ग गज जाता था, और बाकी 10,000 रुपए वर्ग गज किसकी जेब में जाता था, ये नोएडा के व्यक्ति को पता है। चाहे वो यादव सिंह का स्कैम रहा हो, चाहे वो नीरा यादव का रहा हो, आप उठा के जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो किनकी सरकारों में पले फूले, ये सबको पता है। राजकुमार भाटी जी, उनका कहना है इतनी बड़ी बड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी आपकी सरकार के समय, एक तो दिखा क्यों नहीं, दिखा तो तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अब कार्रवाई हो रही है तो आप लोगों को उसमें ढोंग क्यों नजर आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई गलत कार्य खुलता है तो ये विपक्षी दलों पे हमलावर हो जाते हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके सामने समाजवादी पार्टी ही विपक्ष में खड़ी है। कुछ पार्टियां तो इनके साथ हो गई हैं उसके तरीके से अनऑफिशियली। तो ये एक काम बता दें जो समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ हो। ये जमीन जब अलॉट हुई थी 2004 में, उस समय जरूर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस समय नियमानुसार हुई थी। इसमें जो टावर 17 जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था, उसकी जो परमिशन दी गई 26 नवंबर 2009 को दी गई। 26 नवंबर 2009 को उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, आप शलभमणि भाई से पूछिए। फिर इसमें जो एफआईआर बढ़ाया गया, इनका टावर की ऊंचाई बढ़ाई गई और उसका एफआईआर बढ़ाया गया, वो 2 मार्च 2012 को बढ़ाया गया। हमारी सरकार का गठन हुआ 15 मार्च 2012 में। 15 मार्च को श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2014 में हाईकोर्ट चले गए थे लोग, तो हाईकोर्ट ने आदेश किया इसे गिराने का। इसके 12 लोग, जिसमें 12 अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण के दोषी हैं। उसके बाद एक और हाई पावर कमेटी बनाई गई, जिसने उसमें 24 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराई बाकायदा। इसके थोड़े दिन बाद ही चुनाव हो गए। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 17 से, और आज हम 22 खत्म होने जा रही है। 6 साल में शलभमणि त्रिपाठी जी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? किसी एक अधिकारी के खिलाफ, किसी एक कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो?
टावर जो गिराए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए गए हैं, उसका श्रेय जाएगा तो उन रेजिडेंट्स को जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़े और सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। उसमें सरकार श्रेय लेने की कोशिश करे या अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करे। और एक बात मैं और कह दूं, सिन्हा साहब, नोएडा में 1-2 नहीं सैकड़ों टावर है इस तरह के जिनमें एफआईआर बढ़ाया गया, जिनमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, रेजिडेंट्स रोज शिकायत करते रहते हैं। ठीक है, मैं शिवरास्ता जी आपके पास आऊं और रत्नाकर त्रिपाठी आपके पास आऊं। उससे पहले शलभमणि त्रिपाठी, एक बार आप उनके सवालों के जवाब दीजिए। वो तो बकायदा डेट टाइम सब बता रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार के वक्त ये नहीं हुआ और जब सरकार आई तो उन्होंने कैसे एफआईआर की, सारी चीजें की, वो भी वो बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने 4 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया। आ रहे हैं तो अपने डेट में, अपनी तारीखों में खुद कैसे घिर रहे हैं जरा सोचिए। ये कहते हैं कि 2014 में बायर्स एसोसिएशन हाईकोर्ट गया। अगर सरकार बायर्स के साथ खड़ी होती, बायर्स एसोसिएशन की बात को सुनती, उनको हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? बायर्स के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर रहे थे। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बायर्स एसोसिएशन को टॉर्चर करते थे। जब बायर्स एसोसिएशन जाता था कि साहब इसको रोकिए, तो वहां पर 1000 रुपए वर्ग गज की जगह 10,000 रुपए वर्ग गज जाता था भ्रष्टाचारियों की जेब में। और उसके बाद बायर्स एसोसिएशन को धमकाया जाता था कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे क्योंकि तुम विकास नहीं होने दे रहे हो, तुम यहाँ पे विकास कार्यों को रोक रहे हो। तो बायर्स एसोसिएशन के लोगों को धमकाया और उसके बाद बिल्डिंगें बननी शुरू हुई। मानते हैं कि 2012 में एफआईआर बढ़ाने की परमिशन दी गई, लेकिन 2012 के बाद काम कब हुआ ये तो बताइए। 9 मंजिल की इमारत 40 मंजिल की इमारत तक कब पहुंची ये क्यों नहीं बता रहे भाटी साहब? ये तो आपकी सरकार में पहुंची ना। 2012 से लेके 17 की आपने सरकार चलाई, कंस्ट्रक्शन तो आप कराते रहे, दुनिया भर के पाप तो आप कराते रहे, और अब आप कहते हैं कार्रवाई नहीं हुई। यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई किसकी सरकार में हुई, जरा ईमानदारी से बता दें। यादव सिंह किसकी सरकार में जेल गया? आप तो उससे फलते फूलते रहे। यादव सिंह से तो आप अपने रिश्ते नाते जोड़ते रहे, पूरा का पूरा नोएडा बेचते रहे। लेकिन यादव सिंह अगर जेल गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल भेजा गया। माननीय योगी। ठीक है, एक मिनट, मैं इसमें एक रिएक्शन रत्नाकर, एक मिनट भाटी साहब आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। एक इनिशियल रिमार्क्स शुभरास्ता जी और रत्नाकर जी का ले लूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शुभरास्ता जी, एक तरफ योगी मॉडल की बात हो रही है, शलभ भाई कह रहे हैं कि भाई योगी मॉडल में ही तो कार्रवाई हुई और हमने जो किया उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। दूसरा एक अखिलेश मॉडल है जिसमें भाटी साहब का कहना है कि हमने सब पर एफआईआर की, लेकिन उनका कहना है बीजेपी का कि भाई उसी राज्य में तो ये बना। तो कौन से मॉडल को पब्लिक सही माने? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जिन लोगों ने जो कंपनी है, जिस कंपनी के टावर्स को ध्वस्त किया गया, उस कंपनी के तहत ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे और वहां पे फ्लैट्स लिए होंगे। उन लोगों को इस पॉलिटिकल बयानबाजी से क्या मतलब है, आप मुझे बताइए। एक हमारे एक जर्नलिस्ट समुदाय से ही नीलेश मिश्रा जी, मुझे लगता है पूरा देश उनको जानता है, उन्होंने भी एक इशू उठाया कि बंबई में सिमिलर सिचुएशन है, धोखाधड़ी की सिचुएशन है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ना सुशांत जी, मैं बिना लाग लपेट के कहती हूं, ये बिल्डर, ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के माफिया का मामला है। आप निकालिए ना सिर्फ नोएडा क्यों, जितने भी जो भी दिल्ली एनसीआर के आसपास, चाहे वो गुड़गांव हो, वो नोएडा हो, वो अब गाजियाबाद हो, सारे जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनका निकालिए आप लेखा जोखा। उसके अलावा देखिए कि किसके साथ उनके क्या कनेक्शंस हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं शीट्स को पढ़ना है, अपने आप पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा जो तंत्र है वो समझ में आ जाएगा। ये बात तो सच है ना कि कार्रवाई तो योगी सरकार में ही हुई। जो ट्विन टावर ध्वस्त हुए, ये ध्वस्त करने का मादा तो रख सकती थी ना भाई, समाजवादी पार्टी तो रख ही सकती थी। लगातार शासन किया उन्होंने, इतने ही पाक साफ थे तो गिरा देते टावर। किसने मना किया था? पर शुभरास्ता जी, वो तो योगी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ ना। योगी सरकार ने भी तो नहीं गिराया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिरा। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है भाटी जी, सविनम्र निवेदन करती हूँ, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। एंकर कहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी, बात पूरी करने दीजिए। समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान किस तरीके से नोएडा डेवलप हुआ है और उस डेवलपमेंट में किस किस तरीके की विसंगतियां रही हैं, यह दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है। आज आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में चले जाइए, नेहरू विहार में चले जाइए, जितने पास में मकान है, बिल्कुल माचिस के डब्बों की तरह मकान है, वैसे बने हुए थे नोएडा में मकान। तो ये जो अथॉरिटीज थी, जो कि सरकारों के अंदर काम कर रही थी, कहीं ना कहीं तो शलभमणि जी ठीक कह रहे हैं ना भाई, जब वो बन रहा था कंस्ट्रक्शन, तो क्या पूरी की पूरी सरकार जो थी वो सो रही थी उस समय?
उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ पर ऐसी चीजें थी? नोएडा में गश्त नहीं लगा रही थी, पुलिस भी नहीं लगा रही थी, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं लगा रहा था, नोएडा जो अथॉरिटी थी वो नहीं लगा रही थी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग? ठीक है भाटी साहब, एक सवाल करके आपने कोई बहुत बड़ा, एक मिनट शुभरास्ता जी, मैं एक रिएक्शन रत्नाकर जी का भी लूं। एफआईआर नहीं सुशांत जी, हाँ, एक चीज मैं, हाँ बोलिए जी मैं 10 सेकंड सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, कोई भी सरकार एफआईआर करने पर अपने आप अपनी पीठ ना थपथपाए, कोई एहसान नहीं करती सरकार। जनता जब त्रस्त होकर जाती है और एफआईआर करने को कहती है तो वो उसका कानूनन हक है। इसके लिए कोई व्यक्ति अगर सामने आके कहता है कि अरे बाबा हमने तो एफआईआर लॉन्च कर दी, ये एहसान की बात नहीं है, आपका काम है। भाटी साहब, एक प्रश्न जो समाजवादी पार्टी को लेकर उठ रहा है, जिसका मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का, एक बार पहले रत्नाकर जी के पास चला जाऊं। सवाल आप सुन लीजिए। सवाल यह है कि अगर आपको 2012 में सत्ता में आने के बाद दिख गया, लग गया कि यह गलत हो रहा है और आपने एफआईआर की अधिकारियों के ऊपर, तो फिर ये कंस्ट्रक्शन उसके बाद होता कैसे रहा? और वो कंस्ट्रक्शन आपने क्यों नहीं गिराया? जो लोग थे, नागरिक थे, उनको हाईकोर्ट या अदालतों तक क्यों जाना पड़ा? इसका प्रश्न, इसका जवाब दें। उससे पहले रत्नाकर जी के पास। रत्नाकर जी, क्या आपको लगता है ये योगी मॉडल है जो एक्शन में दिख रहा है, अब अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है और गलती समाजवादी पार्टी के समय हुई, या कहानी उल्टी है जो भाटी साहब दावा कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया इसलिए कार्रवाई हो गई। 16 मई 2018 को बनारस के अंदर एक फ्लाईओवर कैंट के सामने गिर गया, 30 से ऊपर लोग मर गए। अभी तक उसमें कोई इस तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद जून 2019 में शाहजहांपुर बदायूं का फ्लाईओवर गिर गया, 2 लोग मर गए, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद नवंबर 2021 में फिर से पूरी का पूरा फ्लाईओवर गिर गया एटा का, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। 16 जुलाई 2022 को जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसका भी हिस्सा गिर गया, कोई कार्रवाई नहीं। तो जो होता है उसके लिए पीठ ठोक लेते हैं, तो आदत है ना। मैं तो पहले से कहता हूं कि भाजपाई, देखिए क्या होता है कि वो आपके जो भावनाएं हैं उनके लहरों पे सवारी करते हैं, जो कर देते हैं। आइए, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके सामने तो भाजपा के प्रवक्ता भी है, बनारस में रहे हैं, काफी रहे। मैं इनसे भी कहता हूं आ जाए, आपको 80 पे दिखा देता हूं 2 होटल भाजपा नेताओं के जो खड़े हैं, जो 200 मीटर की दूरी के बाद खड़े हैं। सिगरा त्रिमोहानी पे साजन की एक माननीय मंत्री जी का जो टूट गया था ऊपर का हिस्सा बन के पुनः खड़ा है। इस तरह के कम से कम 5000 एप्लीकेशन और सीलिंग बनारस के अंदर ही है। चलिए, अगर इन्हें ये मनवाना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है तो सुबह से शीघ्र आ जाए, गिरवा दे। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लिस्ट गिना रहे हैं, ये मैं शालामणि जी से पूछूंगा। पहले भाटी साहब के पास जा रहे हैं। भाटी साहब, आपका प्रश्न वही कि आपकी सरकार में निर्माण कैसे हुआ और पब्लिक को कोर्ट क्यों जाना पड़ा? आपकी सरकार ने क्यों नहीं गिरा दिया? देखिए, अभी मैंने बताया आपको, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से पहले ही मार्च में इसके टावर की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी गई, जिसके खिलाफ लोग कोर्ट में चले गए। और जब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें सरकार क्या हस्तक्षेप कर सकती थी? कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया इसे गिराने का, फिर बिल्डर सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके तहत कार्रवाई हो गई। लेकिन जो सुभ्रास्ता जी ने कहा, उनकी आधी बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि यहाँ नोएडा में बिल्डर और अधिकारी और नेताओं का एक गठजोड़ है जो यहाँ अवैध तो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सुभ्रास्ता जी मेरे साथ चले, गाड़ी में बैठ के मैं 100 जगह दिखाऊंगा इन्हें जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, धड़ाधड़ निर्माण कार्य चल रहा है, नेताओं के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में। जो शाहबेरी में एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें कई लोग मरे दबके, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। उस शाहबेरी की बिल्डिंग जो बिल्डर था उसने स्थानीय विधायक को फॉर्च्यूनर गाड़ी भेंट की थी, जो बिल्डिंग गिरने के बाद विधायक जी ने वापस लौटा दी, सारे मीडिया में छपाए। और इस चुनाव में, अभी उसके बाद चुनाव हुए 2022 का जो हुआ, उस चुनाव में वो बिल्डर उन विधायक जी के साथ फिर देखा गया जनसभाओं में। तो ये कहना सुभ्रास्ता जी के एक पार्टी जो वर्तमान में है वो सबसे ज्यादा दूध की धुली हुई है और बाकी सब भ्रष्ट थी। और मैंने आपको बताया, समाजवादी पार्टी के समय में जो आप अब शालामणि जी कह रहे थे कि 1000 रुपए जमा होते थे, 10,000 रुपए लिए जाते थे अंडर टेबल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा फिगर आपकी गलत है। 3000 रुपए सरकार में जमा होते थे और 7000 रुपए अंडर टेबल लिए जाते थे। लेकिन ये बीएसपी के शासन में था। बहन जी के जो मुख्यमंत्री थी, जो आज अकल आपकी बहुत प्रिय हैं और आपके साथ हैं, उनके भाई बैठ कर लेते थे सेक्टर 44 में।
और एक एक मीडिया कर्मी को और एक एक नोएडा के नागरिक को पता है कि 7,000 रुपए अंडर टेबल लिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के शासन में। कुछ ऐसा नहीं होता था। भाटी साहब, बहन जी के रिश्तेदार भाटी साहब, जब आपको ये पता था कि भाटी साहब, आपका आरोप है कि बहन जी के राज में 7,000 रुपया अंडर टेबल लिया जा रहा था, ये आपको पता था, तो आपने सत्ता में आने के बाद उन पर क्या कार्रवाई की और बाद में उन्हीं के साथ मिलकर तो चुनाव लड़े आप? नहीं, वो राजनीतिक फैसले अलग है, वो आप ठीक कह रहे हो। तो पब्लिक को लूट लो, लेकिन हम राजनीतिक फैसले में साथ हो जाएंगे, भले सामने वाला 7,000 रुपया अंडर टेबल लेता हो। सुशांत जी, ये क्या बात हुई भाटी साहब? यादव सिंह जेल गए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, आप डेट चेक कीजिए। दूसरी बात, नहीं, लेकिन मायावती पर कार्रवाई क्यों नहीं की, मैं ये पूछ रहा हूं। यादव सिंह छोड़िए, मायावती के साथ आप चुनाव लड़े, 7,000 रुपया अंडर टेबल लेती थी, लिया जाता था बहन जी के राज में, तो मायावती जेल क्यों नहीं गई आपके राज में? हमने बताया तो सही, 24 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मायावती क्यों नहीं गई सर? अधिकारी छोड़िए, मायावती क्यों नहीं? आप कह रहे हैं बहन जी के राज में टेबल के नीचे से पैसा कहां जा रहा था आपको पता है, तो मायावती जेल क्यों नहीं गई? अब ये तो आप बीजेपी से भी सवाल कर लीजिए, चलो ठीक है, हमसे तो अरे पर मैं आपसे इसलिए पूछ सर, बीजेपी तो मान लीजिए आप कह रहे करप्ट पार्टी है, ये प्रचार में करती है, आप लोग काम करते हैं, तो आपने मायावती को जेल क्यों नहीं भेजा? आप 2017 में उनके साथ चुनाव क्यों लड़ने लगे, या 2019 में मिलकर? देखिए सुशांत सिन्हा जी, बीच बीच में आवाज कट रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका बिल्कुल साफ तौर पर जवाब ये है कि ये जो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जो अनियमितताएं हुई, ये बिल्डरों को अनाधुंध जमीन अलॉट की गई, ये इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन थी। और इनकी जांच भी हुई थी, और जांच अभी तक भी ठंडे बस्ते में है। लेकिन 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब अनियमितताओं को दबाए बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शुभरास्ता जी आ रहा हूं, उससे पहले शलभ भाई, 2 प्रश्न। एक, भाटी साहब कह रहे हैं कि भाई जब हाईकोर्ट चले गए लोग तो हम कैसे गिरा देते बिल्डिंग, लेकिन आप जो है एफआईआर करके क्रेडिट ना लें, और यही कह रहे रत्नाकर जी कि आप कई जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको तो आप नहीं गिरा रहे। दूसरा, बहन जी के लिए वो कह रहे हैं कि सबको पता है टेबल के नीचे से बहन जी की सरकार में पैसा कहां कहां जा रहा था, उन्होंने तो अरेस्ट नहीं किया, आप क्यों नहीं अरेस्ट करते बहन जी को? देखिए, मैं तो बड़ा दंग हूं कि भाटी साहब को सब पता है, सारी जानकारी है, बता भी रहे हैं आपके टेलीविजन पे कौन कितना पैसा देता था, कौन सी जमीन इंडस्ट्रियल यूज के लिए थी, उसको कैसे रेजिडेंशियल यूज में बदल दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। मैं तो कहता हूं ना, कार्रवाई क्या होती है, देखिए मैं बताता हूं। इस तरह तो मुख्तार अंसारी के लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, बिल्डिंग गिरा दी ना, गिराई बिल्डिंग। अतीक अहमद के लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, बिल्डिंग गिराई ना, वो ठीक से गिरा दी। समाजवादी पार्टी की सरकारों में यही लोग फले फूले, इन्हीं की बिल्डिंगें खड़ी हुई। और अभी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती सुशांत जी, तो मैं दावे से कह रहा हूं, आपको पता है क्या होता? ये ट्विन टावर के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते, कहते साहब 3 जजों की फिर से बात कर लीजिए, हम एक कमेटी बैठा रहे हैं, मत करिए। क्यों? क्योंकि ये जो अंडर टेबल की बात कर रहे हैं भाटी जी, मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूं कि अंडर टेबल कहां गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, और उस पर कार्रवाइयां भी हो रही है। जब कार्रवाइयां होती हैं तो ये रत्नाकर त्रिपाठी जी की पार्टी कैसे ईडी दफ्तर तक फूकने के लिए खड़ी हो जाती है, ये पूरे देश को पता है। 2G, 3G, 4G, दामाद जी, वाड्रा जी, सबके बारे में पता है। तो कार्रवाइयां तो खूब हो रही है, और कार्रवाई की तुलना कर देखिए। ठीक है, शुभरास्ता जी आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले भाटी जी एक बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या होता है, उन्होंने मुख्तार अंसारी का कंस्ट्रक्शन गिरा दिया, उन्होंने दूसरे कंस्ट्रक्शन गिरा दिए इलीगल, आप भी गिरा देते ट्विन टावर। अपनी बात रखी, कोर्ट के भीतर अपनी बात रखी मजबूती से। बात का समर्थन करते हैं और आप इसे जायज मानते हैं कि सरकार सुप्रीम। भाटी साहब, आज आपके सिग्नल में बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप बोलने लगते हैं अहम पॉइंट पर आवाज चली जाती है। सुशांत भाई, कोर्ट के भीतर अपनी बात दमदारी से रखेगी सरकार, तो निश्चित तौर पर कोर्ट भी कन्विंस होती है, ये मैं कह रहा हूं। अब बोलिए भाटी साहब, अब आपका सिग्नल आया है, बोलिए। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा है, क्या आप ये मानते हैं, ये सलमनी भाई की बात से सहमत हैं कि सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार चाहे तो जो कर दे, गिरा दे, तोड़ दे, कुछ भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए, ये आप मानते हैं? ये सवाल हमसे कर रहे हैं अगर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए, पर मैं कह रहा हूं राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सर, कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको मजबूती से कोर्ट में बात रखी जाए, उसको जीता जाए, और उसके बाद उसको गिरा दिया जाए, चाहे किसी का भी हो। यही मैं भी कह रहा हूं।
भाटी साहब, आपका सिग्नल ठीक कराता हूं, जब आप बोलने लगते हैं सिग्नल अटक जा रहा है। शुभरास्ता जी बोलिए। लगातार लड़ते रहे और कई साल तक लड़े हैं और उनकी इच्छा शक्ति की वजह से ये गिराया गया है। ये नहीं रही। शुभरास्ता जी को विनम्रता से कहना चाहती हूँ, बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ, खुद ही कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जमीन को बिल्डरों को अलॉट किया गया। किसकी सरकार में अलॉटमेंट हुआ भाई? सरकार तो आप ही की थी ना। आज आप हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट में केस था तो हम कैसे कह सकते थे कुछ। क्या इतने कटे हुए नेता तो नहीं मुझे लगता है भाटी जी जमीन से। जमीन के नेता है भाटी जी। उनको पता है कि कोई मामला हाईकोर्ट तक जाता है उसके पहले आम जनता चप्पल घिस घिस कर एसडीएम के पास जाती है, एसडीएम के बाद डीएम तक मामला जाता है, डीएम के बाद कमिश्नर तक मामला जाता है, और ये लंबी प्रक्रिया होती है। जब हर तरफ से आदमी ब्यूरोक्रेसी के सामने सर टकरा कर फेल हो जाता है तब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी जब आदमी हारता है तब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है। तो क्या इतने दिनों तक, मुझे भाटी जी ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई इतनी ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि कितनी बड़ी घटना हो रही थी? देखिए भाटी जी, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। मैं वर्तमान सरकार की जब वकालत करनी होती है करती हूं, जब नहीं करनी होती है तो खरी खरी बातें भी सुनाती हूं। ये बात एक्सेप्ट कीजिए कि जिस तरीके से माफियाओं के पीछे हाथ धोकर योगी सरकार पड़ी है वो प्रशंसनीय है, और दिल्ली की जनता होने के नाते, एनसीआर के निवासी होने के नाते मैं दाद तो दूंगी। उन्हीं की सरकार में ट्विन टावर ध्वस्त हुए। चाहे आप रो लीजिए, गा लीजिए, आप कितना भी अपना आप जनता के सामने कहते रहेंगे ना कि हमारी एफआईआर की हुई थी, भाई हमने ये किया वो किया, जनता मानने वाली नहीं है। जो टफ एक्शन लेना था वो योगी जी नहीं लिया है। अब वो क्यों लिया, इसके पीछे आप तंज कर सकते हैं कि भाई उनका तो घर परिवार नहीं है। भाई जिन लोगों ने घर परिवार, जिनके घर परिवार थे, उन्होंने तो अपने घर परिवार में ही व्हाइट मार्बल लगाने में सारा पैसा किया। तो जब आप ये कहते हैं कि आप निकालिए और देखिए कि भाजपा के कितने लोग लिप्त हैं, तो मैं तो फिर ये लिस्ट, उस लिस्ट में मैं कहूंगी ना कि ईमानदारी से लिस्ट रखिए और बताइए कि किन बिल्डरों के साथ किस नेता का, चाहे वो भाजपा का हो, समाजवादी पार्टी का हो या बसपा का हो, किन नेताओं का क्या संबंध किन बिल्डरों के साथ? नेता तो देखिए शुभरास्ता जी, नेता तो उससे कैटेगरी से बाहर हो गए ना। अब देखिए उन्होंने कह दिया, मेरे पास जानकारी नहीं है, पर उन्होंने कह दिया कि टेबल के नीचे से 7,000 रुपया बहन जी की सरकार में जा रहा था, और किसके पास जा रहा था, लेकिन बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। वैसे ही अगर मैं रत्नाकर जी आपसे पूछूं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के सरकार के समय सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद पब्लिक इतना सही सब कुछ हुआ, उसके बाद बउआ और बबुआ की जोड़ी बन गई, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साइकिल पे सवार हुए, तब तो ये नहीं कहा गया कि हम ये जो इनके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है हम इस पे इनके साथ नहीं जाएंगे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं। त्रिपाठी जी आवाज आ रही है अब? हाँ, हल्की आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जैसे उन्होंने, भाटी साहब ने कहा कि मायावती की सरकार में पैसा जाता था, वैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने प्रोजेक्ट खड़े हो गए और फिर खड़े ही रह गए। कितने पत्रकार हैं जिनका प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ, ईएमआई जारी है, घर नहीं मिल रहा। लेकिन बावजूद इसके, जैसे वो बाद में मायावती के साथ चुनाव लड़ गए और उसके बाद उन्होंने अभी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि क्यों नहीं मायावती को जेल में डाला, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी अखिलेश यादव के साथ मिलकर साइकिल पे सवार हो गई। उसने नहीं सोचा कि इतने पब्लिक का पैसा फंसा, इनके राज में कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम इनके साथ चुनाव क्यों लड़े। आपका फर्स्ट हाफ ही कुछ क्लियर हो पाया सुशांत जी। जो क्लियर हुआ उसी का जवाब दीजिए। नहीं, मैं डिबेट से भागता नहीं हूँ सुशांत जी, आप जानते हैं मुझे सबका पता है कौन कितने पानी में है, कौन किस पार्टी का, मुझे भागता नहीं हो। जो प्रश्न आपने पूछा भाटी जी से, वही प्रश्न जरा आप और लोग से भी पूछ लीजिए कि जिन्हें ये पता है कि 1,000 रुपए खाते में जाते थे, 10,000 समाजवादी में जाते थे, तो इतने साल में उन्होंने क्या किया, उन अपराधियों को क्यों नहीं पता? आपने ये प्रश्न भाटी जी से पूछा ना, आपको ये प्रश्न भाजपा से पूछना चाहिए। नहीं रत्नाकर जी, आपको शायद ऑडियो नहीं गया। ये प्रश्न मैंने भाजपा से पहले पूछा है, आपको ऑडियो नहीं गया, या तब आप कनेक्ट नहीं हुए? हो सकता है ना मिला। हाँ, तब आप कनेक्ट नहीं हुए होंगे कि आपको आपका ऑडियो मुझे नहीं मिल रहा। हाँ नहीं, लेकिन अब मेरा प्रश्न दूसरा है सर, मेरा प्रश्न ये है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की तो बात होती है, लेकिन नेता एक दूसरे के बारे में जानने के बावजूद जैसे पॉलिटिकल फायदा होता है सट जाते हैं। ये पूछ रहा हूं सुशांत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं बाकी दलों की बात नहीं जानता या नेताओं। इस बात को मैंने बहुत बड़ी सभा में, जब बनारस के अंदर घाट के पास लोग आए थे, तो मैंने यही पूछा था कि ये सरकारी कार्य में रोका नहीं गया या सरकारी क्या, ये क्रिमिनल एक्ट है और आपका इसमें 4 साल की बंदिश नहीं लागू होती रिटायरमेंट की बात।
क्यों ना अधिकारियों की आप पेंशन जब्त करते हैं, क्यों नहीं उनकी बाकी चीज जब्त करते हैं? ये बात जान लीजिए। अगर पुलिस वाले के एरिया में हत्या होती है तो हम कहते हैं कि पुलिस वाला जिम्मेदार है, खड़े हो जाते हैं, उसको सस्पेंड कराने लगते हैं। लेकिन विकास प्राधिकरण हो, चाहे नोएडा विकास प्राधिकरण कहीं का भी, ये लगातार अवैध निर्माण कराते हैं, इनकी शह पे होते हैं, इनकी फाइलों में वो चीजें सील रहती हैं और पूरी बिल्डिंग बन जाती है। मैं आपकी जानकारी लेके बता दूं कि जो 2019 में भाजपा का बनारस का कार्यालय खुला, वो उस बिल्डिंग में खुला था जिस बिल्डिंग के 6 तल्ले अवैध थे। और जब मैंने इस प्रश्न को वहां पे उठा दिया मिल करके लोगों से जो रास्ते में मिले, तो वो जाके शुरू। आप जब तक अगर आप मुझसे निष्पक्ष पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। शलभ भाई जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके राज्य में भी हो रहा है, पहला ये, दूसरा आप तो खुद ही वाराणसी में जो दफ्तर खोले वो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे खोले। जी 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 जी, आप उसका जवाब सुनिए, जवाब दे रहे हो, पूछा उनसे। सुशांत जी, ये कांग्रेस के जो लोग होते हैं उनको, उनके अंदर एक बीमारी होती है कि बातों से फाड़ देंगे, हाथों का क्या काम, उस तरह की स्थिति है। इनको पता सब है। अरे चले जाइए ना, आप अपोजिशन में, कोर्ट में चले जाइए, हमारे खिलाफ PIL कर दीजिए, हमारे खिलाफ जाके शिकायत कर दीजिए। दम तो है नहीं। आपके झूठ के पाँव, सुनिए, बेचैन मत होइए। अरे बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए। झूठ के, आपके झूठ के पाँव नहीं है, बेचैन मत होइए। आप झूठ हैं, आपके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आप दामाद जी के लिए, सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए ईडी दफ्तर आप घेर सकते हैं, जाके बवाल बोल सकते हैं, अराजकता कर सकते हैं। भ्रष्टाचारी पार्टी है। आपने देश को लूट लिया, आपने पूर्व सैनिकों को लूट लिया। आप बैठ के इतना ज्ञान पिलाते हैं, कई बार PIL कर दीजिए। आपके अगर दम है तो PIL क्यों नहीं करते? अगर आपके अंदर दम है तो PIL करिए, आपके अंदर दम है तो कोर्ट में जाइए। सारा झूठ बोलते हैं। केवल सोनिया जी आपकी ईमानदार है, केवल राहुल गांधी ईमानदार है, ईडी के वांछित है। आप बैठ के आप ज्ञान पिलाते हैं, किसको भी आप पिलाते हैं? पूरा देश जानता है कि आप महाभ्रष्ट। अच्छा, एक एक करके रत्नाकर जी, एक एक करके, एक बार वो बोल लें फिर आप बोल लें। शलभ भाई वो कह रहे हैं मैं तो बिल्डिंग का नाम बता रहा हूं, वो बिल्डिंग का नाम बता रहा हूं। सुशांत भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इनके पास इतने प्रमाण हैं तो चले जाए, PIL कर देना। कोर्ट तो हमसे ऊपर है ना, लेकिन झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरे हिम्मत है तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार किया है, अगर इनको ईडी का छापा पड़ रहा है। ये इनको बोलने दीजिए, छापे के तौर पे खड़े होने वाले लोग हैं, इनके भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं। ठीक है, रत्नाकर जी, उनका तर्क ये है कि अगर उन्होंने गलत जगह दफ्तर खोला, उनकी नजर में तो गलत नहीं होगा, वो मानेंगे नहीं। वो कह रहे हैं आपकी नजर में अगर वो गलत है तो आप PIL करें, आप अदालत जाएं, आप क्यों नहीं जाते? सरकार सुशांत जी, बनारस में इसको कहते हैं पतली गली पकड़ के निकल जाए। अरे जाइए ना, कोर्ट चले जाइए। फिर मत बोलिए से तो राहुल बोलिए चलब जी प्लीज। पतली गली से तो सोनिया राहुल भी निकल गए हैं, आप भी बीच में बोल रहे थे। ये बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बार वो बोल बीच में आप भी बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, अच्छा अब एक बोलिए रत्नाकर जी। ठीक है, मैं उन्हीं का पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मैंने तो कह दिया कि भाजपा नेता का होटल बना है, 80 पे अवैध है, साजन त्रिवानी पे जो 5 मान। अरे तो कागज लेके जाइए ना कोर्ट में। मैं गलत बोल रहा हूँ? खाली बकैती करेंगे, खाली बकैती कोर्ट में कागज लेके जाइए। गरीब आदमी हो, PIL में जाने बकैती गरीब आदमी है। ये रत्नाकर जी क्या बात है? गरीब आदमी PIL नहीं डाल सकता, गरीब आदमी PIL नहीं डाल सकता, ये कहा जाए? तथ्य न्यूज़ उनको ना बोल। एक मिनट शलभ जी, एक मिनट। रत्नाकर जी, जो भी आपको सुन रहा होगा वो ये कैसे मानेगा कि इतना करप्शन हो रहा है और आप इतने गरीब हैं कि आपके पास जो है वो PIL डालने के लिए पैसा नहीं है? आप मुझे अगर आपकी टी-शर्ट देखिए, ये कम से कम 1,500 की टी-शर्ट पहने आप, और आपके पास PIL का पैसा नहीं है। आप मुझे 2 मिनट का कांग्रेस पार्टी और गरीब फिर बोल रहे हैं। जोक ऑफ द डे। देखिए आप पक्ष ले रहे हैं सुशांत। अरे सर मैं रोक रहा हूं, आप बोलिए, आप बोलिए बोलिए। आप रोकते नहीं है उनको। अरे फिर वही बात, रत्नाकर जी मैं कितना रोका हूं, आप देखिए, बोलिए सुशांत जी, बोलिए सुशांत जी बोलिए। मैं अभी आधे मिनट में आपको अपना बैंक बैलेंस दिखा दूंगा। मैं अपने पैतृक आवास पे रहता हूं, जो मेरे परदादा लोग उनसे पहले बनाया। मेरे नाम इस देश में एक धूर जमीन नहीं है, मेरे नाम एक मोटरसाइकिल नहीं है। मुझे जो मोटरसाइकिल मेरे मित्र ने आज से कुछ साल पहले गिफ्ट की थी, उससे मैं चलता हूं। मेरे अकाउंट में 5,378 रुपया है, चूंकि 5,000 रुपया स्टेट बैंक कहता रहना है। माननीय विधायक जी तनख्वाह पाते हैं, वो मेरे ऊपर मुकदमा कर दे। मुझे तो कांग्रेस के वकील कहाँ गए?
कांग्रेस पार्टी के वकील कहाँ अरे चले गए? वो तो कपिल मुफ्त में सिब्बल, करेंगे। पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी के वकील कहाँ चले गए? अभिषेक मनु सिंघवी, इतने बड़े बड़े वकील हैं आप लोग के पास। राम मंदिर के खिलाफत करने के लिए कपिल सिब्बल खड़े करेंगे। आपको नहीं पता, वकील जो होता है वो आपका मुकदमा फ्री में लड़ लेगा, लेकिन टाइप कराने का, मुंशी का, दाखिल करने का पैसा लेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सलम अली जी से पैसा दिलवा दीजिए मुझे। अरे रत्नाकर त्रिपाठी जी, PIL कर दे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक मिनट रुकिए शलभ भाई, एक मिनट रुकिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ब्रांडेड टी शर्ट पहने हुए हैं आप, ब्रांडेड टी शर्ट, और घड़ी भी बढ़िया पहने हैं। सुशांत जी, एक मिनट, अब आपने पूछा, मैं बता रहा हूं। ये जो घड़ी है, ये मेरे प्रोफेसर मित्र ने 3 साल पहले मुझे मेरे जन्मदिन पे दी। ठीक। ये जो USPA का आप शर्ट देख रहे हैं, वो मेरे एक मित्र अश्विनी नागर एक्सपोर्टर है, कक्षा 1 से पढ़ते हैं उन्होंने। अब आपको मैं, अच्छा एक मिनट रत्नाकर जी, अब एक बात बताइए। नहीं एक मिनट शलभ भाई रुकिए। रत्नाकर जी, इतना आप दोस्त से घड़ी ले रहे हैं, घड़ी से दोस्त से टी शर्ट ले रहे हैं, तो समाज की भलाई के लिए दोस्त को बोलिए मुझे एक PIL करना है, मुझे पैसा उधार दो। दोस्त टी शर्ट देगा, दोस्त घड़ी देगा, PIL के लिए कर्जा नहीं देगा। वो दे रहे हैं, हाँ। मैं ले नहीं रहा। क्यों? अगर वो मुझे PIL करने के लिए कुछ लाख देंगे तो मैं कर तो रहा हूं मैं। वो दे रहे हैं तो मैं ले रहा हूं। मुझे रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, गिफ्ट में मिला, सब कुछ गिफ्ट में मिला। अच्छा, भाजपा राहुल गांधी को रत्नाकर त्रिपाठी को तो गिफ्ट में ही मिलता है। रत्नाकर जी, ऐसा आज आप बात बोल दिए कि मैं क्या बोलूं। मैं निरुत्तर हो गया, मैं नहीं बोल पा रहा कि आपके पास एक PIL का पैसा नहीं है। चलिए एक काम कर, भाटी साहब से जुड़ के आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। भाटी साहब, आप ही PIL का कुछ पैसा खर्चा दीजिए। ये बता रहे हैं कहां इनलीगल कंस्ट्रक्शन बीजेपी ने कराया। भाटी साहब देंगे, बोल रहे हैं देंगे। भाटी साहब दीजिए खर्चा। देख, आपने इस शो में अपने में सलमनी त्रिपाठी जी का डबल स्टैंड पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? बताइए क्या है। तो सलमनी जी, जब हमारी सरकार पे, हमारी पार्टी पे उंगली उठ रही थी, तब तो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या जरूरत है, सरकार ने एक्शन क्यों लिया? अब जब इनकी पार्टी पे उठ रहा तो कह रहे हैं कि PIL क्यों नहीं डाली, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? मतलब इनके पास नहीं, पर भाटी जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो साबित हो जाए कि वो इलीगल है तो हम गिरा देंगे। वो कह रहे हैं अभी साबित नहीं हुआ, आप साबित करवाने के लिए कोर्ट जाइए, वो कह रहे हैं। हाँ, तो वही तो बात, मतलब यही तो हो गया। हमसे तो कह रहे थे कि कोर्ट की क्या जरूरत थी, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। अपने लिए कह रहे हैं कि कोर्ट जाइए, सरकार तो कुछ नहीं करेगी। हम ये कह रहे हैं, ठीक है शलभ जी, हम तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि आपका दावा झूठा है। भाटी जी, मैं कह रहा हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड दावा झूठा है। मामले में अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग एक्सपोज हो गए ना, एक जानकारी नहीं है। अगर आपका दावा सच है और आपको लगता है भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, हम अगर पक्षपात कर रहे हैं और आपका दावा सच है, तो जाइए कोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ, हम कोर्ट से ऊपर नहीं, हम ये नहीं कह रहे कोर्ट से ऊपर है, हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट में पैरवी करनी पड़ती है। अच्छा, हम कोर्ट से ऊपर सरकार में मुख्तार अंसारी की भी बिल्डिंग खड़ी हो गई, अतीक अहमद की भी बिल्डिंग खड़ी हो गई। आज अगर ये ट्विन टावर गिराना होता, आप कहते साहब हम कमेटी बना देंगे, अपील में चले जाते। आप देखिए, निर्भया के कातिल थे, उनको बचाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी हो गई थी, लेकिन सरकार ने वहां पे भी लड़ाई लड़ी, जो भी सरकार रही हो, तो सरकार को लड़ना पड़ता है। मैं ये बता रहा हूं, और अगर हम पक्षपाती हैं, अगर अपनी बिल्डिंग पर पक्षपात कर रहे हैं, तो आपका अभिनंदन, आप जाइए। रत्नाकर त्रिपाठी जी को सब कुछ गिफ्ट में मिल रहा है, लेकिन ये PIL नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके पास कागज है, प्रमाण है, सच बोल रहे हैं, तो भाटी जी कुछ चंदा दीजिए इनको। आप इनके पुराने सहयोगी है, एक साथ साइकिल और पंजा एक साथ घूमा है, साइकिल भी ध्वस्त हो गई, पंजा भी ध्वस्त हो गया। लेकिन अगर वास्तव में नैतिक साहस है, तो टेलीविजन पर झूठ बोलने की बजाय अगर भाजपा पक्षपाती है तो हमारे खिलाफ जाइए, हम आपका अभिनंदन करें। ठीक है शुभरास्ता जी, आप कुछ रत्नाकर त्रिपाठी जी की मदद कर सकती हैं, उनके PIL में कुछ योगदान दे सकती हैं। अच्छे वकील के साथ ये बता दीजिए उनको। अच्छा, अब उनको पेमेंट करना है तो वकील भी अच्छा चाहिए। अजीब चीज है भाई साहब, शुभरास्ता जी, ऐसा वकील कहते हैं जो लड़ भी ना पाए और फिर कहे हार गए, ऐसा थोड़ी होता है। शुभरास्ता जी बोलिए। सुशांत जी, जनरली ये काम लोग कंसल्टिंग फीस के साथ करते हैं, लेकिन आज मैं कांग्रेस को मुफ्त की कंसल्टिंग एडवाइस दे रही हूँ। इनको लगता है कि इनके आइडिया में इतना बड़ा दम है ना, तो एक पब्लिक मूवमेंट कर लें, पब्लिक मूवमेंट बना लें कि हाँ भाई हमें PIL दाखिल करना है, और इसका इनके साथ इनको जन समर्थन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट हैं ये कि जितने केसेस वो बोल रहे हैं वो सही है। जन समर्थन मिलेगा वो अलग,
लोगों की दुआएं मिलेंगी वो अलग, हो सकता है कुछ वोट इनका बढ़ जाए और अगले बार जब चुनाव लड़े तो थोड़ा प्रदर्शन ठीक हो जाए इनका उत्तर प्रदेश में। तो मैं मुफ्त की एडवाइस दे रही हूँ रत्नाकर जी, आप कीजिए। इसके बावजूद अगर आपको नहीं मिले ना, नहीं, इसके बावजूद भी अगर आपको पैसा नहीं मिले कहीं से PIL दाखिल करने का, तो मान लीजिएगा कि आपके दावे और आपकी राजनीति दोनों खोखली है। अब जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। एक मैं सुशांत जी मुझे बोल रहे, मैं बोला ना ये लोग महंगाई कम कर दीजिए शुभ्राष्टा जी, मुझे घर के लिए कुछ अपने पैसे न कमाने पड़े, मैं PIL कर दूंगा। और मेरी राजनीति और मेरी छवि के बारे में चिंता मत कीजिए, इसकी तो मैंने भी आज तक चिंता की। सुनिए ना मैंने भी रत्नाकर जी, गृहिणी नहीं, मैं एक चीज मैं बोलूं, मैंने एक चीज मैं बोलूंगी, मैं भी गृहिणी हूँ, मैं भी एक पढ़ी लिखी कामकाजी गृहिणी हूँ। मैं भी नहीं, समाज सेवा सिर्फ अकेले, आप तो नेता हैं तो समाज सेवा तो आपको घोषित रूप से समाज सेवा करना है। मैं तो नेत्री नहीं हूं, आपने मुझे बताया कि जाइए मैं समाज सेवा करती हूं। इस तरीके की अनर्गल बात मैं नेशनल टेलीविजन पर नहीं करूंगी कि मुझे PIL दाखिल करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये बात नहीं करूंगी। अगर ये बात आपने अपने स्वयं कही कि हमारे मित्र ने ये दिया वो दिया, अगर मेरे कोई मित्र होंगे जो मेरे लिए इतने मेहरबान होंगे तो मैं मोटरसाइकिल नहीं लूंगी उनसे, मैं कहूंगी कि भाई मैं मिडिल क्लास की लड़की हूं, मैं जानती हूं, मैं खुद ही पैदल गई हूं स्कूल, मैं पैदल चल के चली जाऊंगी, लेकिन PIL के लिए पैसे दे दो, यही कह रही हूं मैं आपको। आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठा। नहीं, उनका ये कहना है त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, उनका तर्क ये है कि आप पॉलिटिक्स में ना आए सर, पॉलिटिक्स में समाज के लिए कुछ करने आए ना। आपको जो टी-शर्ट दे रहा है, जो घड़ी दे रहा है, जो ये दे रहा है वो दे रहा है, उसको बोलते कि भाई मेरे को ये मत दो, मुझे भाजपा को एक्सपोज करने के लिए PIL डालना है, उसके लिए पैसा दे दो। आपसे बोला ना सुशांत जी, आप मुझे टीवी पे बुलाते हैं ना, आप मुझे किसी अखबार में नहीं छपवा सकते ना। उसी तरह से अलग अलग मित्र अलग अलग चीज के लिए, ये जो नए मित्र आए हैं वो तो दे नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं। मैं पहले मुंह में मैंने तो बोल दिया कि सरकार मैंने 3 जगहें बता दी, जिसमें से एक शैलमणि त्रिपाठी के अभिन्न मित्र का होटल है, तो आप आइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, रत्नाकर जी मुझे एक बात बताइए, चलिए आपके मित्रों को बख्श देते हैं, मुझे ये बताइए, आपने कभी अपनी पार्टी में राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा जो यूपी का चार्ज देख रही थी, उनको बोला कि मैडम हम लोग चुनाव लड़ने पर इतना खर्च कर रहे हैं, आप मुझे इसका 1% या इतना रुपया दीजिए, मैं बीजेपी को एक्सपोज कर दूंगा PIL डालकर? प्रियंका वाड्रा को बोल के देखते हैं। सर, स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला से एक बार लोगों ने पूछा कि आपने मोदी से मुलाकात में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि कोई अपनी पत्नी से सुहागरात की बात नहीं बता। मैंने किसी से क्या कहा उसको क्या बताऊं, किसी ने क्या सुना क्या बताऊं, जब हमारे अपने लोग जो पैनल में वही नहीं सुन रहे हैं, पहले यही सुन लें। चलिए, ये समझ में आ गया कि आपने प्रियंका वाड्रा से मांगा, वहां से भी पैसा नहीं मिला। शैलमणि त्रिपाठी जी, करप्शन आपका बहुत बड़ा है, आप इसलिए बचे हुए हैं कि प्रियंका वाड्रा तक इनको PIL करने के लिए पैसा नहीं मिला। आप ही कुछ दे दीजिए, आप ही कुछ दे दीजिए, छोड़िए इन लोग। नहीं, मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूंगा सरकार? नहीं, मैं क्यों दूंगा, देने को तैयारी मैं क्यों दूंगा भाई? आप PIL डालिएगा तो मैं जो है उसको कवरेज दूंगा, मेरा काम थोड़ी है आपको पैसा दे के PIL करवाना। मैंने कहा ना, कुछ भी, आप नेता है, मैं नेता थोड़ी हूं सर। शैलमणि जी बोलिए। सुशांत जी, दुनिया में सबसे सस्ती चीज सलाह हो गया जो आपने भी मुझे दे दी। सुनिए सुशांत भाई, करप्शन के नाम पे तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता जानती है कि करप्शन का जैसे आप सी डालते हैं तो कौन सा सी आता है, कौन सी पार्टी आती है, कौन सा परिवार आता है, कौन से लोग आते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता। और मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, इनको कहता हूँ उनके अंदर नैतिक साहस अगर है, वैसे तो कोई हम तो बोल सकते हैं कि रत्नाकर त्रिपाठी जिस घर में रहते हैं वही इलीगल है, मैं कहता हूँ, तो अब इसका मतलब थोड़े कि इलीगल मान लिया जाए। अगर वास्तव में नैतिक साहस अगर मुझ में होगा तो मैं जाऊंगा अथॉरिटीज के पास, प्रमाण दूंगा, अथॉरिटीज नहीं सुनेंगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। और क्यों नहीं जाऊंगा, कोर्ट तो सर्वोपरि है। तो आपके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है, आप इस डिबेट को अनावश्यक उलझाकर, लेकिन देश जानता है कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या करते रहे, सब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाटी साहब, एक मिनट, शलभ भाई एक मिनट। भाटी साहब, कांग्रेस के पास तो पैसा नहीं है बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए, समाजवादी पार्टी के पास तो दिक्कत नहीं है, आप लोग क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल रोजाना एक्सपोज करते हैं हम, रोजाना मसले उठाते हैं। अभी पिछले 1 महीने के आप उत्तर प्रदेश में क्या क्या मामले उजागर हुए हैं, अगर उनका जवाब शैलमणि भाई दे दें कि इनके जो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करके आए थे, वो 5वें दिन फंस गया, उसमें भ्रष्टाचार नहीं था क्या?
एक वो राशन विभाग में जो 80,000 राशन की दुकान है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए मशीनें किराए पर ली गई थी। ये 1200 करोड़ रुपए उसके लिए पेमेंट कर चुके हैं, जबकि वो 160 करोड़ की नई खरीद ली जाती। सारी मीडिया में आई है खबर। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? पीडब्ल्यूडी विभाग में जो ट्रांसफर हुए, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है किस मोटा लेन देन हुआ है, पैसे ले लेकर ट्रांसफर किए गए हैं। क्या ये तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं है? क्या रोजाना भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार नहीं खुल रहे? ठीक है, शलभ भाई इसका जवाब दीजिए। जहां तक नोएडा का शलभ मणि जी जवाब जहां दीजिए। तक नोएडा का सवाल है, 2 बात और बोल दूं। नोएडा में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो लाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। नोएडा में जो शानदार एलिवेटेड रोड है, सुनिए जवाब, वो समाजवादी पार्टी के शासन में बनी। क्रिकेट स्टेडियम समाजवादी पार्टी पार्टी साहब, के लोग शासन ये में कह रहे बना। जैसे हैं मैंने अब 3 चर्चा अच्छे काम गिनवा दिए। में कि अखिलेश यादव नोएडा आने से इतना डरते थे कि उनको ट्विन टावर दिख ही नहीं सकता था, नोएडा आते तब न दिखता। अखिलेश यादव जी को खुदाने की जरूरत है क्या? उनकी टीम नहीं है, उनकी कितनी आंखें हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं है क्या, उनके अधिकारी नहीं थे? उन्हें सब कुछ दिखता था। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो विकास के काम समाजवादी पार्टी शासन में हुए, ये एक गिनवा दे, मैंने 3 गिनवाए अभी। ठीक है, शलभ जी जवाब दीजिए। शलभ मणि जवाब दीजिए। सुशांत भाई, विकास किया कि विनाश किया, ये तो कल पूरे देश की मीडिया ने दिखा दिया कि कैसे 12 सालों के भीतर इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, सपा बसपा सबने मिलके, इनके जो ये चंटू पंटू पार्टियां हैं पंजंजे वाली, सबने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था 12 सालों में, उसको 12 सेकंड में उस भ्रष्टाचार की पूरी इमारत गिराने का काम अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। आपने क्या क्या किया ये बताने की आवश्यकता है। मैं तो फिर कह रहा हूं कि पूरा नोएडा जानता है, पूरा ग्रेटर नोएडा जानता है, पूरा एनसीआर जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह के भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह का पाप हुआ, और ये आप लोगों की जिंदगियों से खेले। अभी ट्विन टावर के देखिए गिरने का वीडियो चल रहा है सुशांत जी के चैनल पे। जरा कल्पना करिए कि 9 मंजिल जिसको बनना हो, उसकी नींव कितनी मजबूत रही होगी। आपने 40 मंजिले की इमारत बनवा दी, पैसा खाया, बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया, लेकिन कल को हादसा होता तो हादसे में किसके साथ क्या होता ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने जो महापाप किया वो देश जानता है, आपने जो महापाप किया उत्तर प्रदेश जानता है। और आप 6 महीने पहले गए थे चुनाव में, 6 महीने पहले आप जनता के बीच में गए थे जनादेश मांगने, जनादेश नहीं मिला, जनता ने ठुकरा दिया, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार से, आपके गुंडाराज से, आपके आतंकवाद से उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी परिचित थी, और इसीलिए आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। आप दोबारा प्रयास करके देखें। शिवराज था जी। सुशांत जी मैं बोलूं 2 बार? जी बोलिए बोलिए, उनको आवाज नहीं जा रहा, आप बोलिए भाटी साहब। अभी आपके स्क्रीन पे अधिकारियों के नाम दिखाए जा रहे थे, जो इसमें दोषी हैं। 32 अधिकारियों के नाम आपके स्क्रीन पे चल रहे थे। इनमें एसीओ, डीसीओ जो IAS, PPS अधिकारी होते, PCS होते हैं, उनकी सरकार नियुक्ति करती है। इनमें से एक भी अधिकारी समाजवादी पार्टी के शासन में नहीं रहा। ये इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेकिन इन्हें समाजवादी पार्टी से भय है, इसलिए सारा निशाना समाजवादी पार्टी पर उठाएंगे। जिनके नाम चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, चाहे सिद्धू रहे हो, जो सीओ, डीसीओ, एसीओ जो अधिकारियों के नाम चल रहे हैं, वो तमाम अधिकारी वो हैं जो बहन जी के शासनकाल में थे, बीएसपी के शासनकाल में थे। सुशांत भाई जवाब देना, और इनके खिलाफ छोटे में शलभ भाई, छोटे में, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, छोटे में शलभ भाई। मैं कहता हूं 2014 में अगर आपको पता चल गया कि महापाप हो रहा था तो उन अधिकारियों को आपने जेल क्यों नहीं भेज दिया? आपने कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? आपने बिल्डिंग को बनने से क्यों नहीं रोक दिया? नहीं बिल्डिंग चलो 15 मंजिल बन गई, अब नहीं बनने देंगे 39 बिल्डिंग, चलो 16 मंजिल बन गई, 17 मंजिल नहीं बनने देंगे। तो आपने तो बकायदा, चलिए ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। लेकिन नेता एक दूसरे से प्रश्न पूछें, बड़ा प्रश्न पब्लिक पूछती है कि भाई आप तो एक दूसरे पर सवाल डाल देंगे, जवाब एक दूसरे को देकर निकल जाएंगे, लेकिन पब्लिक जवाब ढूंढती रह जाती है, और ऐसी इमारत, ऐसी गलती दोबारा ना हो, ये अश्योर करना सबसे जरूरी है, जिसके लिए कार्रवाई जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए एक छोटा सा ब्रेक है।